नमस्कार, आज हम आपके लिए कन्याकुमारी ट्रिप के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ गए हैं दोस्तों। अगर आप भी कन्याकुमारी जाने के लिए एक बजट यात्रा प्लान ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहीं पर समाप्त होती है। हम आपके लिए एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप कन्याकुमारी पहुंचेंगे कैसे, आपके जाने के माध्यम क्या होंगे, आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ आप घूमने के लिए जाएंगे और किस किस टाइम पर आपको वहाँ पर विजिट करना चाहिए, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं कन्याकुमारी पहुंचने के साधनों के बारे में। अगर आप कन्याकुमारी ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे रेलवे स्टेशन मिल जाता है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के नाम से। अगर आपके शहर से वहाँ पे सीधी ट्रेन नहीं जाती है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के लिए तो आप जा सकते हैं नागरकोविल के लिए, और नागरकोविल के लिए भी अगर नहीं मिलती है तो तिरुवनंतपुरम के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। नागरकोविल पहुँच के आपको 17 किलोमीटर की दूरी या तो बाय बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरी करनी होगी कन्याकुमारी पहुँचने के लिए, जिसका किराया आपको अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो 100 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति, और अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 40 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है। अगर आप फ्लाइट से कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो जो आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मिल जाता है उसका नाम है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको यहाँ पे कई बड़े शहरों से सीधी जो है फ्लाइटें मिल जाती हैं और आप त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से 90 किलोमीटर की दूरी पर कन्याकुमारी आपको मिल जाता है। और उसके लिए आपको या तो चाहे तो आप बस से जा सकते हैं या फिर आप रिजर्व करके टैक्सी से भी जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 100 से 150 रुपए लगता है एक व्यक्ति का किराया, और अगर आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको 2500 से 3000 रुपए इसके लिए पे करने होते हैं। अब बात करते हैं कि आप अगर बस से जाना चाहते हैं कन्याकुमारी तो आपको कहां कहां से बसें मिल जाती हैं। तो चेन्नई, बैंगलोर, मदुरई, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी, तिरुवनंतपुरम से आपको डायरेक्ट सीधी बसें मिल जाती हैं जो आपको कन्याकुमारी पहुंचा देती हैं। अगर आपके शहर से यहाँ पे सीधी बस मिल जाती है तो आप आ सकते हैं, या फिर मदुरई और इन जगहों पे जिनके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पहुँच के आप बस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने निजी वाहन से बाय रोड आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वहाँ की रोड्स वगैरह बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, सभी शहरों से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं, तो आप सीधे जो है अपने वाहन से भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कन्याकुमारी पहुँचने के बाद रुकेंगे कहाँ, आपके रहने की व्यवस्था कहाँ पर हो सकती है। आपको वहाँ पे जो मेन सिटी में विवेकानंद मेमोरियल है वहाँ पे भी रहने की सुविधा मिल जाती है। आसपास भी आपको बहुत सारे अच्छे होटल मिल जाते हैं, और अगर आप सस्ते में कुछ बजट में रूम लेना चाहते हैं तो नागरकोविल रोड पर आप रुक सकते हैं, जहाँ पे आपको 1000 से 1500 रुपए में डबल बेड का रूम मिल जाता है। तो आप यहाँ पर अपने रूम ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी पहुंचकर आप कौन कौन सी जगहों को घूमने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे माँ कन्याकुमारी के दर्शन करने कन्याकुमारी मंदिर। इस मंदिर को कुमारी अम्मान मंदिर और अरुलमेगु श्री भगवती अम्मान मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आप मॉडर्न कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर आप जीन्स, टी शर्ट इस टाइप के कपड़े पहन के हैं तो आपको उन कपड़ों में एंट्री नहीं मिलती है। आपको नीचे धोती और ऊपर बिना किसी टी शर्ट या शर्ट के अंदर जाना होता है, और औरतों को भी यहाँ पर साड़ी पहन करके दर्शन करने अंदर जाना होता है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक का है। फिर 12 से 4 ये मंदिर बंद रहता है, और शाम को 4 बजे से लेके रात में 8 बजे तक ये मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। मंदिर के परिवेश के अंदर आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, तो आप अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो मोबाइल को आपको बाहर लॉकर में या फिर आपको होटल रूम में छोड़ करके आना होगा। मंदिर में चढ़ाने के लिए आप प्रसाद वगैरह बाहर से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो स्पेशल वीआईपी टिकट तो यहाँ नहीं मिलता है, नॉर्मल लाइन से ही लोग दर्शन करने जाते हैं। पर अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो किसी पुरोहित को अगर आप थोड़ा पैसा दे देंगे तो वो जल्दी आपको दर्शन करा देते हैं। अगला स्थान जहाँ पर आप घूमने के लिए जाएंगे उसका नाम है गांधी मंडपम। गांधी मंडपम गांधी जी की याद में बना हुआ एक मेमोरियल है, और इस बिल्डिंग में आपको बहुत सारी चीजें गांधी जी से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। उनके बहुत सारे पुराने फोटोज, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को 12 जगहों पर अलग अलग विसर्जित किया गया। तो एक अस्थि का कलश यहाँ कन्याकुमारी भी आया था जो रामेश्वरम में विसर्जित किया गया था।
ये जो गांधी मंडपम की बिल्डिंग है वो 3 फ्लोर की है और अगर आप सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको चारों तरफ कन्याकुमारी का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। आपको सारे प्लेसेस दिखाई देंगे, आपको तीनों समुंदर का पानी एक साथ देखने को मिलेगा क्योंकि चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है कन्याकुमारी। अब इसके बाद आप जाएंगे विवेकानंद मेमोरियल और तिरुवरुवर के स्टैच्यू को देखने के लिए। यह कन्याकुमारी की सबसे ज्यादा फेमस जगह है, एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड टाइप का है। चारों तरफ आपको समुंदर देखने को मिलता है, बीच में विवेकानंद वॉर मेमोरियल बना हुआ है और इसको बोट से जाना पड़ता है। आप फेरी के माध्यम से यानी कि बोट के माध्यम से विवेकानंद वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं और वहां पे आपको बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। विवेकानंद जी ने इस जगह पर 3 दिन तक मेडिटेशन किया था, उन्हें यहाँ पे ज्ञान अर्जन हुआ था और इसीलिए उनके नाम से इस जगह को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर 2 मंडपम बने हुए हैं, एक है श्री मंडपम। श्री मंडपम में आपको माँ पार्वती के चरण पादुका के दर्शन होते हैं। कन्याकुमारी जो जगह है उसका नाम कन्याकुमारी इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती ने यहाँ पर कन्या रूप में तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर सभा मंडपम है और सभा मंडपम में आपको विवेकानंद जी की पंच धातु की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है। आप इस स्टैच्यू को देख सकते हैं और इसके अलावा वहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल बना हुआ है जहाँ पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि विवेकानंद वॉर मेमोरियल जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है पर उसके लिए बहुत लाइन लगती है। नॉर्मल लाइन के जो चार्जेस है वो 75 रुपए प्रति व्यक्ति है और अगर आप VIP लाइन से जाएंगे जहाँ पर कम भीड़ होती है उसके जो चार्जेस पड़ते हैं वो 300 रुपए पड़ते हैं। ये जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं ये सिर्फ वहाँ पर आपको विवेकानंद वॉर मेमोरियल तक पहुँचाने के लिए लिए जाते हैं। आपको वहाँ पहुँच करके 30 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है। ये जो VIP टिकट की सुविधा है जो 300 रुपए में आप टिकट लेते हैं वो सिर्फ पहुँचाने के लिए होता है। वापसी में आपको पूरी सभी लोगों के साथ भीड़ में लाइन में ही लगना पड़ता है तभी आप वापस जा पाते हैं। और यहीं पर आपको 133 फीट ऊंचा तिरुवल्लुवर जी का एक बड़ा सा स्टैच्यू दिखाई देता है जिसका वेट लगभग 66,000 टन है। तिरुवल्लुवर जी की जो टीचिंग्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि कैसे आप गृहस्थ में रहते हुए भी शुद्धता को मेंटेन कर सकते हैं, आप जीवन को मेडिटेटिव स्टेट में भी जी सकते हैं। इस जगह पे दर्शन करने के बाद जब आप बोट लेके वापस चले आएंगे तो उसके बाद आप अपने होटल पे वापस चले जाएं। वहाँ पर जा करके आप हाफ टूर को बुक कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे हाफ टूर के नाम से पैकेज चलता है जो 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं और बाकी जो जगह है कन्याकुमारी में घूमने के लिए उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको घुमा देते हैं। तो आपको 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक बस मिल जाती है। उस बस में आपको बहुत सारे यात्रियों के साथ मिल करके घूमने के लिए जाना होता है और जगहों पर। इस बस का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का होता है और उसके बाद दोपहर में 3 बजे से 7 बजे तक ये बस चलती है। तो सबसे पहले जो बस लेके जाएगी वो आपको लेके जाएगी तिरुपति मंदिर में। तिरुपति मंदिर जो है आपको कन्याकुमारी में मिलता है। वहाँ पे आपको तिरुपति भगवान के दर्शन होते हैं, साथ में पद्मावती माता के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट प्लेस जहाँ पर आपको बस लेके जाएगी वो है साईं बाबा का मंदिर, जो वहाँ पर कन्याकुमारी में साईं बाबा का मंदिर है। बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है, तो खूबसूरत मंदिर है, आपको जरूर वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे बम्बा विष्णु मसर टेम्पल, जो कि सुचिंद्रम मंदिर के नाम से फेमस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप खुद से भी घूम रहे हैं तो इस जगह जरूर जाएं, इस जगह दर्शन करने आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भी आपको कन्याकुमारी मंदिर की तरह ही मॉडर्न कपड़े पहन करके एंट्री नहीं मिलेगी। आपको ऊपर बिना टी-शर्ट वगैरह के और नीचे सिर्फ धोती पहन के अंदर आपको दर्शन के लिए जाना होगा। मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी की 18 फीट की मूर्ति के दर्शन भी होते हैं। इन सारी जगहों को कंप्लीट करने के बाद बस आपको आगे लेकर चली जाएगी, जो कि कन्याकुमारी में लोग देखने के लिए जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर सनसेट और सनराइज पॉइंट पे। तो आप सनसेट देखने के लिए बढ़ जाएंगे।
सनसेट देखने के लिए बस आपको 40 मिनट का समय देती है। आपको सनसेट पॉइंट पे पहुंचकर 40 मिनट का समय मिलता है। लोग ऊंचाइयों पे खड़े होकर खूबसूरत सनसेट व्यू को एंजॉय करते हैं और इस प्रकार का सनसेट व्यू होता है कि जैसे सूर्य जो है समुद्र में डूबता चला जा रहा हो। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। इसके अलावा आपको बस लेकर के जाएगी एक और जगह पर जिसका नाम है वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम में 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से एंट्री टिकट लगता है और ये जो म्यूजियम है वो बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के बगल में है। उसके बाद बस आपको लेकर के जाएगी राम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक श्री राम जी का दर्शन करने के लिए मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ भी बस आपको 5 मिनट के लिए रोकती है और अंत में बस लेके जाएगी आपको भारत माता के मंदिर में। भारत माता का मंदिर अगर आप बस से नहीं भी सफर कर रहे हैं तब भी आपको मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों, और उसे शाम के वक्त ही देखना चाहिए। वहाँ पे खूबसूरत लाइटिंग होती है। बहुत सुंदर मंदिर है। आपको बाहर जो है शिव जी की एक बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है। वहाँ फव्वारा लगा हुआ है। बहुत सुंदर लाइटिंग है। तो वो मंदिर आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। इस मंदिर को रामायण मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि अंदर रामायण लिखी हुई है। मंदिर के बाहर आपको शिव जी की मूर्ति के साथ साथ 27 फुट ऊंचे हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन भी होते हैं। और इसी प्रकार आपकी कन्याकुमारी के सारे प्लेसेस कवर हो जाते हैं दोस्तों। अब आप अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो की है बजट। बजट में अगर हम जोड़े तो आपको एक दिन कन्याकुमारी में स्टे करना है और स्टे करने के लिए अगर होटल को हम चार्जेस जोड़ते हैं तो 1000 से 1500 रुपए आता है। उसके अलावा खाने पीने के खर्च में आपको 500 से 700 रुपए खर्च आएगा। अगर आप VIP दर्शन की लाइन में लगते हैं तो 300 रुपए की आपकी वहाँ पर टिकट होती है। साइट सीइंग के लिए अगर आप बस बुक करते हैं हाफ टूर पैकेज तो उसके लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च होता है। इसके अलावा अतिरिक्त खर्चों को जोड़ लेते हैं तो आपके 500 रुपए और जोड़ लेते हैं तो टोटल लगभग 2500 रुपए एक व्यक्ति पे खर्च आता है कन्याकुमारी ट्रिप को पूरा करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, इस ट्रिप के बजट में हमने आपके शहर से कन्याकुमारी पहुंचने का और कन्याकुमारी से वापस जाने का टिकट नहीं जोड़ा है, वो आपको अलग से जोड़ लेना होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मैं एक बहुत ही अच्छा सा कंप्लीट टूर प्लान लाने वाली हूँ कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरई का। उसका इंतजार कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको ऐसा बढ़िया सा टूर प्लान चाहिए जो कि बजट वाला हो। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। कोई आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्ट DM करके बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।